हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राकेश एंड आई एम एन ए सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर। पर मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एज मैनुअल, जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर अगर आपने ये 10 क्वेश्चन अगर कर लिया तो मुझे लगता है कि 30 से 40 मार्क्स जो है आपके एग्जाम में एकदम फिक्स हो जाएंगे। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप कोई भी कॉन्सेप्ट को जो है वो मिस ना करें। एंड अगर आप भी बनना चाहते हैं कि ए सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर या फिर सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट बनना चाहते हैं तो मेक श्योर आप हमारे कोर्सेज को जरूर चेकआउट करें। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो समझने के लिए इजी हो इसलिए मैंने इसको डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट में डिवाइड कर रखा है। सो कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो है स्क्वाट मैकेनिज्म के ऊपर। तो मुझे लगता है कि इस एग्जाम में स्क्वाट मैकेनिज्म से सिर्फ स्क्वाट मैकेनिज्म से 3 से 4 क्वेश्चन आप मान के चलिए वो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि मेरे एग्जामिनेशन में जो है वो 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ स्क्वाट मैकेनिज्म से ही आए थे। और वहाँ पे क्या होगा, बेसिकली वीडियो इलस्ट्रेशन होगा, वहाँ पे कोई भी पार्टिसिपेंट आएंगे एंड वहाँ पे वो स्क्वाट परफॉर्म करेंगे विथ डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स। यानी कि कभी उनका नी अंदर हो जा रहा होगा, कभी उनका नीज फॉरवर्ड हो जा रहा होगा। तो आपको वो बताना है कि हम प्रॉब्लम क्या है एंड कौन सा मसल वीक या टाइट होने की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। सबसे कॉमन टाइप का जो प्रॉब्लम मैंने जो देखा कि स्क्वाट करते टाइम क्या होता है वो है नी का इनवर्ट, यानी कि अंदर की ओर मूव हो जाए। जैसे कि स्क्वाट आप परफॉर्म कर रहे हैं, आपका जो नी है वो अंदर की ओर पुश हो जा रहा है, तो उसका आपको रीजन बताना। तो क्वेश्चन में ऐसे वीडियो में वो आपको एक दिखा देंगे कि पर्सन जो स्क्वाट परफॉर्म कर रहा है उसका नी अंदर की ओर जा रहा है, क्वेश्चन पूछेंगे कि बताओ इसमें से कौन सा मसल जो है वो टाइट है एंड कौन सा मसल वीक है। तो यार अगर नी अगर अंदर की ओर जा रहा है तो सिंपल सा बात है, उसके जो हिप के एडक्टर मसल है वो टाइट है, और हिप के एबडक्टर मसल यानी कि ग्लूटियस मीडियस हो गया, मिनिवस हो गया, टेंसर फेसिया लेटर हो गया, वो जो है वो वीक है। तो नहीं, इन वर्ड में आपको ऐसे पहचानना है, इसको ऐसे आंसर करना है। तो घबराए नहीं आप, मैं आपको एकदम प्रॉपर प्रैक्टिकल इल्यूस्ट्रेशन करके भी बताऊंगा कि इन सब क्वेश्चन को कैसे टैकल करना। जरा सब वेट करिए, आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिकल इन चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं। तो देखिए, केस नंबर 2 वो है फुट स्टेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन। तो केस 1 हमने कवर कर लिया, वो है नी का इनवर्ट मूव हो जाना। केस नंबर 2 है फुट स्टेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन, यानी कि कोई भी पर्सन है वो स्क्वाट परफॉर्म करेंगे एंड आपको उनके फुट में ध्यान देना है। क्या उनका फुट अनस्टेबल है या फिर उनका जो हील है, या अगर मान लीजिए आपका फुट है, ये टो और ये हील है, तो क्या आपका हील जो है वो ऊपर की ओर उठ रहा है। अगर हील जो है ऊपर की वो उठ रहा है तो वहाँ पे कौन सा मसल टाइट की वजह से ये हो रहा है, या फिर कौन सा मसल वीक के चलते ये हो रहा है। अगर तो उनको ऊपर उठ जाना तो फिर उसकी क्या रीजन है। तो इसलिए फुट स्टेबिलिटी को भी मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, एक है हील अप, एक है टो अप। ठीक है, तो हील अगर आपका उड़ जा रहा है स्क्वाट परफॉर्म करते टाइम, तो यानी कि आपको प्लांटर फ्लेक्सर जो मसल है, यानी कि आपके गैस्ट्रोनमस हो गई, आपकी सोलियस मसल हो गई, तो वो मसल आपके टाइट है, तो उसको आपको मायोफेशियल रिलीज देना पड़ेगा, या फिर प्रॉपर उसकी मोबिलिटी वगैरह करके वो गेन करना पड़ेगा आपको, ऐसे आपको ठीक करना पड़ेगा। अगर टो अप है, हालांकि टो अप में जो है ना वो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा रेयर पूछते हैं, उससे मतलब ना के बराबर ही पूछते हैं फिर भी, लेकिन मैंने केस ले लिया कि चांसेस है जरूर। अगर टो अप हो रहा है तो सबसे पहला उसका जो रीजन है वो है उसका बॉडी वेट, उनका बॉडी वेट जो पीछे चल जा रहा है। और अगर मसल टाइटनेस की बात करें, अगर किसी का टो ऊपर हो रहा है तो कौन सा मसल टाइट है यहाँ में। तो अब सिंपल सा रूल है, अगर मान लीजिए आपका टो ऊपर हो रहा है, टो के साथ अटैच है आपका तो लोअर लेग में एक मसल होता है जिसको बोलते हैं एंटीरियर टिलियारिस। तो एंटीरियर टिलियारिस मसल जो है वो आपका टाइट होने की वजह से आपका टो ऊपर उठ जा रहा है। और केस नंबर 1 हो गया, केस नंबर 2 हो गया, एंड केस नंबर 3। केस नंबर 3 जो है मुझे लगता है सबसे सिंपल होता है केस पहचानने के लिए। वीडियो में इलस्ट्रेशन होते ही आपको पता चल जाएगा ये किस टाइप का ये डोमिनेंस है, आप किसको सॉल्व करना है कैसे। तो थर्ड केस में जो है वो है डोमिनेंस के ऊपर क्वेश्चन। देखिए, आप कोई भी स्क्वाट एक्टिविटी करेंगे ना तो मेजरली 3 टाइप के डोमिनेंस आपको देखिए को मिलेंगे। नंबर 1 डोमिनेंस इज नी डोमिनेंस, नी डोमिनेंस। नंबर 2 इज योर हिप डोमिनेंस, ठीक है, एंड नंबर 3 योर लंबर डोमिनेंस। अरे डोमिनेंस होता क्या है, ठीक है, डोमिनेंस मतलब कि किसी भी चीज का कुछ ज्यादा एक्टिव हो जाना, उसको बोलते हैं डोमिनेंस। जैसे कि नी, अगर आप स्क्वाट परफॉर्म कर रहे हो और अगर आपका स्टार्टिंग का जो मूवमेंट है वो नी को फॉरवर्ड करने से स्टार्ट हो रहा है तो उसको बोलते हैं नी डोमिनेंस। और अगर आप स्क्वाट परफॉर्म करने के टाइम स्टार्टिंग का जो मूवमेंट है वो आपको हिप को अगर पीछे करने से स्टार्ट हो रहा है तो उसको बोलते हैं हिप डोमिनेंस। और अगर आप स्क्वाट कर रहे हैं
और आपका जो लोअर बैक है वो बहुत ही ज़्यादा बैंड हो रहा है, मतलब कि जैसे एकदम ऑलमोस्ट पैरेलल टू द सरफेस, अगर ऐसे हो जा रहा है तो उसको बोलते हैं नंबर डोमिनेंस। सो क्वेश्चन क्या आएगा, मेनली मेरे एग्जाम में तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था इसमें से, कि इन तीनों डोमिनेंस में से आपको ये बताना है कि कौन सा डोमिनेंस जो है वो सबसे अच्छा है। तो देखिए सबसे अच्छा जो है वो है हिप डोमिनेंस, क्योंकि हिप जो है एक बड़ा मसल होता है और लार्जर वॉल्यूम होता है, उसके अंदर बहुत सारे फोर्सेस को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इसलिए हमेशा इनकरेज किया जाता है किसी भी क्लाइंट को कि आप जब भी स्क्वाट करें कि ग्लूट्स को जरूर एंगेज करें, यानी कि ग्लूटियस डोमिनेंस उनको होने के लिए बोला, ग्लूटियस डोमिनेंस मतलब हिप डोमिनेंस होने के लिए उनको बोला जाता है। तो ये हो गए डोमिनेंस। अब इनको प्रैक्टिकली भी थोड़ा समझेंगे, जरा थोड़ा सा वेट करिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को जरा हम अच्छे से देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकली इसको समझेंगे कैसे टेकन। सो कॉन्सेप्ट नंबर 2 है डेडलिफ्ट के मैकेनिज्म के ऊपर, यानी कि कोई भी पर्सन होगी, जब आप इस एग्जाम में बैठेंगे तो कोई भी पर्सन होगी वो वीडियो में वो डेडलिफ्ट टाइप परफॉर्म करेंगे। तो आपको वहाँ पे दो टाइप्स के जो है वो प्रॉब्लम्स नजर, जनरली जो है वो दो टाइप्स के प्रॉब्लम पे ही वो क्वेश्चन करता है। एंड एक है वो स्पाइनल कर्वेचर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजी होता है, एंड दूसरा है फुट स्टेबिलिटी। और ये जो फुट स्टेबिलिटी है और स्क्वाट का जो फुट स्टेबिलिटी है वो सेम ही है, यानी कि डेडलिफ्ट करते टाइम आपका फुट स्टेबल अगर नहीं है तो यानी कि हीट उठ रहा है या सिर्फ टू उठा है, तो फिर क्या रीजन है उसके, बस वही। तो स्पाइनल कर्वेचर के ऊपर कैसे क्वेश्चन रहेंगे, तो पार्टिसिपेंट आएंगे एंड वीडियो पे वो परफॉर्म करेंगे डेडलिफ्ट। तो वो क्या रहा होगा, जब वो परफॉर्म करेंगे डेडलिफ्ट तो उनका जो स्पाइन है भाई वो बहुत ही ज़्यादा बैंड हुआ पड़ा होगा ऐसे। तो आपको किसी को पहचानना है, वो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन ही ना आएगा कि बताओ यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। आपको बता दें कि आप इस जो बैक है वो बहुत ज़्यादा एंगेज नहीं है, इनका जो कोर है बहुत ज़्यादा टाइट है, बैक को एंगेज ना करने की वजह से वो जो स्पाइन जो है उनका बहुत ज़्यादा बैंड हो रहा है। या फिर करेक्ट कैसे उसको करें, करेक्ट टाइम को आप क्या इंस्ट्रक्ट करेंगे। अगर ये क्लाइंट अगर परफॉर्म कर रहा है बैक बहुत ज़्यादा बैंड करके, तो क्लाइंट को आप इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आपके बैक को एंगेज करिए बहुत ज़्यादा। बैक को एंगेज करेंगे तो अपने आप जो स्पाइन जो इससे बैंड पड़ा हुआ है वो इसे एकदम नॉर्मली सीधा हो जाएगा। तो क्वेश्चन इसी टाइम में आएगा कि ये क्या यहाँ पे प्रॉब्लम हो, या फिर कौन सा मसल यहाँ पे लेंथन है यानी कि वीक है। तो अगर आप ACPT के रेगुलर बैच से है या फिर आसिफ सर को जो है बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं, या फिर चैनल में जो भी वीडियोस है वो बहुत पहले से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो आपको एग्जैक्टली पता होगा ये तो बैक जो है वो बहुत ही ज़्यादा बैंड हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पे इरेक्टर स्पाइनी मसल्स जो है वो इसके वीक है, यानी कि इलियोकोस्टैटिस, लॉन्गिस एंड स्पेनालिस मसल जो है ये इसके वीक है, तो इसको स्ट्रेंथन आपको करना पड़ेगा। तो स्पाइनल कर्वेचर के ऊपर क्वेश्चन हो गया। दूसरा है फुट स्टेबिलिटी। फुट स्टेबिलिटी में केस वही होगा, यानी कि कोई डेडलिफ्ट टाइप परफॉर्म करेगा एंड उसका अगर हील अप हो जा रहा है, यानी कि उसके प्लांटर फ्लेक्सर्स टाइट है, एस्ट्रोनिमस हो गया, उसके सोलियस हो गए वो टाइट है, अगर उसका टू ऊपर हो जा रहा है तो फर्स्ट रीजन नहीं, उसका बॉडी वेट जो है वो पीछे की ओर जा रहा है। एंड अगर मसल टाइटनेस की बात करें तो फिर एंटीरियर टिबियलिस वो टाइट है, ये है। अब इसको चलिए समझ लेते हैं कि प्रैक्टिकली इन चीज़ों का अप्लाई कैसे करते हैं इसको। सो यार केस 1 ऑफ स्क्वाट मैकेनिज्म है नी का इनवर्ड मूव हो जाना। जैसे कि आप एस एग्जामिनेशन में जब बैठेंगे तो आपको एक वीडियो इलस्ट्रेशन होगा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो वहाँ पे एक पर्सन रहेंगे वो स्क्वाट परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम होगा कि उनका जो नी है वो अंदर की ओर मूव हो रहा होगा। सो आपको क्वेश्चन ये पूछेंगे, इसका रीजन आप बताइए कि किस वजह से उन्हें नी है वो अंदर की ओर मूव हो रहा है, यानी कि कौन सा मसल इसके टाइट है या फिर कौन सा मसल इसके वीक है, तो उसको वो बताना है। तो ये वगैरह वो करके अभी दिखाएंगे आपको कि कैसे ये सब होता है। तो जैसे कि आप इसे नी है वो अंदर की ओर मूव हो रहा है, तो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है कि आपकी जो एडक्टर मसल है हिप्स को जो एडक्शन करने में हेल्प करते हैं, वो एडक्टर मसल जो है वो टाइट है, और हिप्स को जो एब्डक्ट कराते हैं यानी कि एबडक्शन में जो हेल्प करते हैं, यानी कि ग्लूटियस मीडियस, मिनिमस एंड सेंसर फेशियल जो है इनकी ये वीक है। तो अगर आप ये सिक्योरिटीज के वेब से है या फिर बहुत पहले से सबको फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो आपको इसके रीजंस पता होंगे कि यार एम्बल्सन में क्या कौन से मसल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं हिप के लिए, एंड एडक्शन में कौन से मसल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मेक श्योर आप ये करें कि आप ACPT के बेस कुछ जरूर ज्वाइन करें, एंड डिस्क्रिप्शन में एक नंबर होगा वहाँ पे हाई हेलो कुछ भी लिख दीजिए एंड आवर टीम विल गेट बेस्ट टू यू एज सून एज पॉसिबल।
सो केस नंबर 2 ऑफ स्क्वाट मैकेनिज्म है वो है फुट स्टेबिलिटी के ऊपर। सो फुट स्टेबिलिटी में मेनली एएस के एग्जामिनेशन में आपको 2 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे कॉमन जो है वो एक हिल का ऊपर उठ जाना। फॉर एग्जाम्पल ये पर्सन जो है अभी स्क्वाट करके दिखाएंगे तो कैसे वो होता है फोल्डर। देखिए यहाँ पे जो है हिल इनका ऊपर उठ जा रहा है। अगेन करिए परफॉर्म, देखिए तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करिए ये स्क्वाट करने के दौरान इनका हिल जो है वो ऊपर उठ जा रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बनेगा कि कौन से मसल टाइट होने की वजह से ये जो हिल है इनका ऊपर उठ जा रहा है। तो इसका आंसर होगा कि इनके जो प्लांटर फ्लेक्सस मसल है, और बनाइए कि इनका जो प्लांटर फ्लेक्सस मसल है यानी कि गैस्ट्रोनिमस, इनके सोलियस मसल, तो ये उनके टाइट है। तो केस नंबर ये 1 हो गया। एंड सेकेंड इसका जो क्वेश्चन बन सकता है कि उनका जो टो है वो ऊपर उठ जा रहा है, जैसे कि अभी परफॉर्म करके भी दिखाएंगे आपको। देखिए यहाँ जो टो है वो ऊपर उठ जा रहा है। तो हालांकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है, लेकिन फिर भी इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर ये है कि आपका जो बॉडी वेट है वो पीछे चल जा रहा है। एंड अगर टाइट मसल की बात करें तो वो होगा आपका एंटीरियर टिबियालिस। एंटीरियर टिबियालिस मसल की टाइट होने की वजह से आपका जो टो है वो ऊपर की ओर उठ जा रहा है। केस 3 ऑफ स्क्वाट मैकेनिज्म वो है डोमिनेंस के ऊपर। सो 3 टाइप की डोमिनेंस होती है स्क्वाट परफॉर्म करने के दौरान। वो होता है नी डोमिनेंस, हिप डोमिनेंस या लंबर डोमिनेंस। सो नी डोमिनेंस का मतलब क्या होता है कि अगर आपके स्क्वाट करने के टाइम स्टार्टिंग का जो मूवमेंट है वो अगर नी को फॉरवर्ड करने से हो रहा है, यानी स्टार्टिंग का जो मूवमेंट हो अगर आप नी को ज़्यादा फॉरवर्ड करने से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसको बोलते हैं नी डोमिनेंस। और हिप डोमिनेंस क्या है, अंदर आपका स्क्वाट का जो स्टार्टिंग का मूवमेंट है वो अगर हिप को पीछे करने से स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि अगेन स्टार्ट करिए, हिप को पीछे करूँ, हिप को पीछे, अगर वो हिप को पीछे करने से स्टार्ट हो रहा है तो उसको बोलते हैं हिप डोमिनेंस। और अब नंबर डोमिनेंस किसको बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्क्वाट परफॉर्म कर रहे हैं तो अगर आप परफॉर्म करने के दौरान अपने स्पाइन को बहुत ही ज़्यादा बेंड कर ले रहे हैं, यानी कि ऑलमोस्ट पैरेलल हो जा रहा है फ्लोर के, तो उसको बोलते हैं लंबर डोमिनेंस। तो क्वेश्चन ये आएगा कि इन तीनों में से कौन सा डोमिनेंस जो है वो रिकमेंडेड होता है स्क्वाट परफॉर्म करने के दौरान? तो इसका आंसर होगा हिप डोमिनेंस। तो हिप डोमिनेंस क्यों? क्योंकि हिप जो है वो एक बड़ा मसल होता है एंड डिफरेंट टाइप के फोर्सेस को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो इसीलिए हिप डोमिनेंस हमेशा रिकमेंडेड होता है एंड नी एंड लंबर डोमिनेंस को अवॉइड किया जाता है। सो कॉन्सेप्ट नंबर 2 है डेडलिफ्ट के मैकेनिज्म के ऊपर। यानी कि कोई भी पर्सन होगी, जब आप ऐसे एग्जाम में बैठेंगे तो कोई भी पर्सन होगी वो वीडियो में वो डेडलिफ्ट टाइप परफॉर्म करेंगे। तो आपको वहाँ पे 2 टाइप्स के जो है वो प्रॉब्लम्स नजर, जनरली जो है वो 2 टाइप्स के प्रॉब्लम पे ही वो क्वेश्चन करता है। एंड एक है वो स्पाइनल कर्वेचर क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है, एंड दूसरा है फुट स्टेबिलिटी। और ये जो फुट स्टेबिलिटी है और स्क्वाट का जो फुट स्टेबिलिटी है वो सेम ही है। यानी कि डेडलिफ्ट करते टाइम आपका फुट स्टेबल अगर नहीं है तो यानी कि हीट उठ रहा है या सिर्फ टो उठा है तो फिर क्या रीजन है उसके मसवीज। तो स्पाइनल कर्वेचर के ऊपर कैसे क्वेश्चन आएंगे तो पार्टिसिपेंट आएंगे एंड वीडियो पे वो परफॉर्म करेंगे डेडलिफ्ट। तो वो क्या रहा होगा जब वो परफॉर्म करेंगे डेडलिफ्ट तो उनका जो स्पाइन जो है वो बहुत ही ज़्यादा बैंड हुआ पड़ा होगा ऐसे। तो आपको किसी को पहचानना है, वो क्वेश्चन कैसे आ सकता है? क्वेश्चन ये ना आएगा कि बताओ ये तो प्रॉब्लम क्या है, आपको बता देना है कि आप पे जो बैक है वो बहुत ज़्यादा एंगेज नहीं है, इनका जो कोर है बहुत ज़्यादा टाइट है, बैक को एंगेज ना करने की वजह से वो जो स्पाइन जो है उनको बहुत ज़्यादा बैंड हो रहा है। या फिर करेक्ट कैसे इसको करें? करेक्ट क्लाइंट को क्या इंस्ट्रक्ट करेंगे? अगर ये क्लाइंट अगर परफॉर्म कर रहा है बैक बहुत ज़्यादा बैंड करके तो क्लाइंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आपके बैक को इंगेज करिए बहुत ज़्यादा। बैक को इंगेज करेंगे तो अपने आप जो स्पाइन जो इससे बैंड पड़ा हुआ है वो इसे एकदम नॉर्मली सीधा हो जाए। तो क्वेश्चन इसी टाइम में आएगा कि ये क्या यहाँ पे प्रॉब्लम हो, या फिर कौन सा मसल यहाँ पे लेंथन है यानी कि वीक है। तो अगर आप ACPT के रेगुलर बैच से है या फिर आसिफ सर को जो है बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं या फिर चैनल में जो भी वीडियो से वो बहुत पहले से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो आपको एग्जैक्टली पता होगा ये तो बैक जो है वो बहुत ही ज़्यादा बैंड हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पे इरेक्टर स्पाइनी मसल्स जो है वो इसकी वीक है, यानी कि इलियोकोस्टैटिस, लॉन्गिस मसल, स्पेनालिस मसल जो है ये इसके वीक है, तो इसको स्ट्रेंथन आपको करना पड़ेगा। तो स्पाइनल कर्वेचर के ऊपर क्वेश्चन हो गया। दूसरा है फुट स्टेबिलिटी। फुट स्टेबिलिटी में केस वही होगा, यानी कि कोई डेडलिफ्ट टाइप परफॉर्म करेगा एंड उसका अगर हील अप हो जा रहा है यानी कि उसके प्लांटर फ्लेक्सर्स टाइट है, ये स्टोनिमस हो गया, उसके सोलियस हो गए वो टाइट है, अगर उसका टो ऊपर हो जा रहा है तो फर्स्ट रीजन है उसका बॉडी वेट जो है वो पीछे की ओर जा रहा है
एंड अगर मसल टाइटनेस की बात करें तो फिर एंटीरियर टिबियल रेशियो टाइट है। ये है। अब इसको चलिए समझ लेते हैं कि प्रैक्टिकली इन चीज़ों को अप्लाई कैसे करते हैं। लेट्स गो। सो नेक्स्ट टाइप की जो क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं वो है डेडलिफ्ट के मैकेनिज्म के ऊपर, यानी कि वही आपके वीडियो इलस्ट्रेशन होगी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो वहाँ पे एक पर्सन आएंगे, वो डेडलिफ्ट आपको परफॉर्म करके दिखाएंगे एंड क्वेश्चन ये पूछेगा कि व्हाट्स रॉन्ग विद दिस मूवमेंट, यानी कि क्या उसमें गलत है, या फिर आप क्लाइंट को क्या इंस्ट्रक्ट करेंगे उसको सही करने के लिए। सिर्फ इतना क्वेश्चन। तो आपको तो पर मैं वीडियो इलस्ट्रेशन करके भी दिखाऊंगा कि इसको कैसे टैकल करते हैं। स्टार्ट परफॉर्म करने सही है। तो देखिए जो परफॉर्म कर रहे हैं तो इसको क्लियरली ऑब्जर्व करिए तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। तो देखिए यहाँ पे स्पाइन जो है बहुत ही ज़्यादा बेंड है, तो यहाँ पे आपको अगर ये पकड़ में आ गया तो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपसे। तो यानी कि यहाँ पे स्पाइन अगर बेंड है तो यहाँ पे ऑप्शन बाकायदा वो पे मेंशन होगा कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे नी बेंड है या फिर रिस्ट बेंड है या फिर शोल्डर बहुत ज़्यादा बेंड है। तो आपको स्पाइन जो बेंड वाले जो ऑप्शन है उसको टिक करके आना है एंड उसको करेक्ट कैसे करना है। तो क्लाइंट को आपको ये बोलना है कि फिर बैक मसल को ज़्यादा एंगेज करिए, यानी कि आपको जो ये करिए और ये देखिए बिल्कुल ऐसे। तो बैक मसल को ज़्यादा एंगेज करने के लिए उनको बोलना है। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या है, न्यूट्रिशन लेवल को पढ़ना, यानी कि न्यूट्रिशन लेवल एक आपको गिवन होगा एंड वहाँ पे क्वेश्चन पूछे होंगे कि इस न्यूट्रिशन लेवल के हिसाब से ये पेट में कितने कैलोरीज है, या फिर ये एंटायर पैकेज में कितने कैलोरीज है, या फिर कितने कैलोरीज जो है वो कार्ब्स से आ रहे हैं, प्रोटीन से आ रहे हैं, तो फैट से आ रहे हैं, अब ये वो बताना होता है। सो इसके ऊपर जो मेरे जो एग्जामिनेशन में आए थे वो मेनली 2 टाइप के क्वेश्चन आए थे। डायरेक्ट फूड के एकदम आए थे। ये क्या है, नंबर ऑफ कैलोरीज इन द एंटायर पैक, ये एक टाइप का क्वेश्चन बनेगा। और दूसरा जो बनेगा नंबर ऑफ कैलोरीज फ्रॉम द कार्ब, प्रोटीन एंड फैट, वो अपने ग्राम्स में गिवन होगा पर सर्विंग में, ये इतने ग्राम कार्ब है, इतने ग्राम फैट है, या फिर 10 या 12 15 जो भी गिवन होगा, आप इतने ग्राम फैट वो सब कुछ मेंशन हो जाएगा वहाँ पे। एंड आपको खाली ग्राम में कितने कैलोरीज से मल्टीप्लाई करके आपको निकालना है कि कार्ब से कितने कैलोरी, फैट से कितने कैलोरी, प्रोटीन से कितना कैलोरी। सो यहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सो इसको कैसे करना है, तो आपके स्क्रीन में एक न्यूट्रिशन लेवल जो है वो एक डिस्प्ले हो रहा होगा, तो वहाँ पे पर सर्विंग के हिसाब से कैलोरीज मेंशन है एंड नंबर ऑफ सर्विंग सब देखिए 2 या 3 जो भी होगा वो मेंशन। सो आपको क्या करना है कि पर सर्विंग में जितने कैलोरीज है उसको नंबर ऑफ सर्विंग से मल्टीप्लाई कर देना, बस आपको इतना ही करना है। इतना करते ही आपका जो क्वेश्चन 1 है वो हो गया सॉल्व। और आपको ये खुद भी नहीं करना है, वहाँ पे डिजिटल कैलकुलेटर भी गिवन होगा, आपको सिर्फ वैल्यूज को पुट ऑन करना है ना, आंसर खुद आ जाएगा आपका। फिर आपको क्लिक करके जो भी आपका आंसर है उसको लिखना है, सिंपल। एंड इस ये जो क्वेश्चन है नंबर ऑफ कैलोरीज फ्रॉम द कार्ब, प्रोटीन एंड फैट, इसको जानने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि 1 ग्राम ऑफ कार्ब में कितना कैलोरी होता है। जैसे कि 1 ग्राम ऑफ कार्ब में होता है 4 कैलोरी, और 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन में होता है 4 कैलोरी, सिंपल। और 1 ग्राम ऑफ फैट में होता है 9 फैट। अगर आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता है तो फिर ये क्वेश्चन जो है वो कुछ नहीं है, आपको ईजी एकदम पड़ेगा। कुछ नहीं करना होता है, हम सिंपलिंग मल्टीप्लिकेशन का काम चलता है, वैल्यूज को डाउन करना होता है एंड ऑप्शन आपका आ जाएगा। सो कॉन्सेप्ट नंबर 4 है BMI के ऊपर, यानी ये बॉडी मास इंडेक्स के ऊपर। सो मैं सोच रहा था कि मतलब किसको क्यों मेरा क्वेश्चन में, लेकिन मेरे एग्जामिनेशन में ये भी क्वेश्चन आ गया। तुम इतना ईजी ये जो कॉन्सेप्ट इतना ईजी स्कोरिंग ये क्वेश्चन है ना, तो क्या मैं मिला हुआ BMI यहाँ पे क्या है ना, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला इसमें क्या है, वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर, वेट भी आपका केजी में होना चाहिए एंड हाइट भी आपका मीटर में होना चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यूज सब गिवन हो, वैल्यूज को यहाँ पे पुट करना है एंड BMI निकालना है। चारों ऑप्शन पे से जो भी BMI आपका आया उसको करना है सिलेक्ट। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्योंकि ये एक USA का एग्जामिनेशन है, तो मोस्टली यहाँ पे जो वेट होता है ना वो MP में गिवन होता है, मतलब कि आपके पाउंड में गिवन होता है। एंड हाइट जो होता है वो जनरली जैसे थोड़े डिफिकल्ट से मानने के लिए वो सेंटीमीटर में देंगे थे। तो LB और सेंटीमीटर अगर आप पुट करके यहाँ पे निकाल देंगे तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। NB को सबसे पहले आपको केजी में कन्वर्ट करना है एंड सेंटीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, उसके बाद इस वैल्यू में पुट ऑन करना है। कुछ नहीं करना है। NB को मान लीजिए आप ये 10 सेंटीमीटर की वैल्यू, तो अगर आपको इसको केजी में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं, सिंपल लाइक याद रख लीजिए आप इसको 2.P, इस रेशो का भी याद रख लीजिए 2.2।
2.2 से कोई भी गिवन वैल्यू का डिवाइड कर दीजिए, वो केजी में कन्वर्ट हो जाए। जैसे ये एनवी है ना, तो 10/2.2 कर दीजिए, जो भी इसका आंसर आएगा वो केजी में आ जाएगा। और इसके वैल्यू को आप लेके ओम भी कर दीजिए। और सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना तो पता ही होगा। तो 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, एंड जो भी सेंटीमीटर गिवन होगा तो मीटर में कन्वर्ट कर लिया, फिर मार्क्स वो डाउन कर। तो वो इतना ईजी ये क्वेश्चन है। सो ये थे टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एस मेनर जो कि मैंने सिलेक्ट किए थे। एंड अगर आप एक एस एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप इस जिम ट्रेनर से किसी भी एक जिम में आप ट्रेनिंग देते हैं, आप क्लाइंट को ट्रेनिंग देते हुए आ रहे हैं या फिर अभी देते हैं, तो फिर आपके लिए भी एक कॉन्सेप्ट को जानना या फिर क्वेश्चंस को जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर आपको ये पता है क्लाइंट कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहा है, क्लाइंट का जो कौन सा मसल अभी टाइट है, कौन सा मसल वीक है, तो आप एक इफेक्टिवली प्रोग्राम को डिज़ाइन कर सकते हो। वार्म अप में कौन से स्ट्रेचेस आपको ऐड करने चाहिए, क्या क्या अवॉइड करना चाहिए, कूल डाउन फेज में यानी कि कंडीशनिंग के बाद जो कूल डाउन फेज होता है वहाँ पे आपको क्या ऐड करनी चाहिए, किसको प्रेफरेंस ज़्यादा देना चाहिए, आप वो सब पे काम कर सकते हो एंड एक इफेक्टिवली प्रोग्राम को डिज़ाइन कर सकते हो। एंड अल्टीमेटली क्लाइंट को जो है वो रिजल्ट्स मिलेंगे एंड एट द एंड आप ही का प्रॉफिट होगा। सो मुझे लगता है कि दोनों के लिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो एंड करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे कोर्सेज को चेकआउट नहीं किया है तो आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि अभी बहुत सारे ढेर सारे ऑफर आपकी वेट कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक को टैप करिए, इन सारे अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाइए। सो टिल देन कीप मूविंग, कीप स्टडिंग एंड आई सी यू in the next one.